हेलो एवरीवन बच्चों, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फोर्थ लेक्चर हम लोग आज शुरू करेंगे। थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर, कहने की बात ये है। और हालांकि आज जो हमें पढ़ाना है इसके पहले वाले क्लास में सोचा था पढ़ा दूंगा, मगर ठीक है, लगा कि एक फ्लो नहीं बन पाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको हम लोग फोर्थ लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो डिफरेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो इफेक्ट ऑफ, देख रहे हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, अलग अलग टाइप ऑफ सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर पर का रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, मेटल्स के लिए कैसा होगा, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एलॉय में क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे हम लोग। और फिर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कि सेल को कॉम्बाइन हम लोग जब करते हैं तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूले हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, किस कॉम्बिनेशन को कब यूज़ करना सही होता है, ये सारी बात हम लोग इस आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये पर्पस है, ये एक कह सकते हो कि तरीका होगा हम लोग का कि अल्टरनेट तरीके से बेसिस पर मॉडर्न फिजिक्स और फर्स्ट बुक और सेकंड बुक कह सकते हो कि लेक्चर्स तुमको मिलते रहेंगे, ताकि दोनों बुक हमारे साथ साथ चलते चले और प्रेशर न रहे कि यार बहुत कुछ बाकी है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ दोनों बुक हम लोग शुरू कर चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स में बात किया जाए तो एक लेक्चर और बचा हुआ है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी सब कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं, तो एक लेक्चर उस पर और आएगा और न्यूमेरिकल्स करके पूरा ख़त्म किया जाएगा। और अभी ये तो अभी लंबा चलेगा, इसमें तो बहुत लंबा चैप्टर है भी, जानते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स है इस पर, और एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चन इससे तुम्हारे एग्जामिनेशन में कभी कभी तुमको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको धीमे धीमे अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स के बाद हम लोग आगे फिर ऑप्टिक्स के हिसाब, ऑप्टिक्स वगैरह फिर शुरू कर देंगे। ठीक है, खैर उससे तो बहुत बात की बात है, क्या होगा, पहले आज के क्लास की बात करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी पदार्थ को, चाहे वो चालक हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो अधातु हो, कुचालक हो, अर्धचालक हो, मिश्र धातु हो, हर अलग अलग प्रकार के पदार्थों के प्रतिरोधों पर ताप का क्या प्रभाव है। अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनके रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से क्या लेना देना है, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स से। ठीक है, जो मेटल्स हैं जिनको जनरली हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, उनके रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले सपोज दैट एक मेटेलिक कंडक्टर मेरे पास है। ठीक है, एक मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक जिसको कह सकते हो, मेटेलिक कंडक्टर मेरे पास है। और इसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो R इज इक्वल टू ml अपॉन NE² × टाउ होता है। ठीक है, इसमें से अगर मैं m/NE² टाउ को अलग करके L/A कह दूं तो जो m/NE² टाउ है वो होता है रो, और रो को क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी। ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी वाले जो बच्चे उनके लिख दे रहा हूँ, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको प्रतिरोधकता। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब हमें दिख रहा है कि इसके रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम लोग ये मान के चलेंगे कि L और A कांस्टेंट है और L और A में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, तो जो रो पे फ़र्क पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, जैसा भी घटे बढ़ेगा, वही फ़र्क रेजिस्टेंस पर ही पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की बात कहूँ मैं या रेजिस्टेंस की बात करूँ, उसको मोरलेस हम लोग को फ़िलहाल यहाँ पर पे सेम समझ के चलना है। जैसा फॉर्मूला, जो भी चेंज रेजिस्टिविटी में होगा वैसा ही तुमको रेजिस्टेंस में भी देखने को मिलेगा। ये कंसिडर करते हुए कि L और A की वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स है, ये बदल नहीं रहे। ठीक है, तो ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, एक चालक है, एक धात्विक चालक है, जिसको हमें गर्म करके देखना है कि इसको गर्म करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी किसी
मेटलिक कंडक्टर को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है। पहली बात को समझो होता क्या है। जब भी किसी मेटलिक कंडक्टर को, मैं लिख दे रहा हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मेटल्स या कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जनरली मेटल्स ही अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं, तो मेटल्स या धातुओं की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो मेटल्स होते हैं उनको हम लोग जब हीट करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उनको गर्म करते हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है या जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है। ग्राफ के हेल्प से तुमको दिखाता हूँ। मैं पहले पूरा कहीं समझाऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, रीजनिंग बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, मगर एक एक करके। तो अगर मैं ग्राफ खींचूँ एक किसी मेटलिक कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी का मैं ग्राफ खींचूँ टेम्परेचर के साथ में, तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। तो अब 0 डिग्री पर तो इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। इसका मतलब ये है कि एट 0 टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, और टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। रेजिस्टिविटी की ऑफकोर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो लेकिन इंक्रीज करता है। तो कुछ इस टाइप का कर्व हमको देखने को मिलता है। किसी भी नॉर्मल कंडक्टर या मेटल को अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हो, वो टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसे चेंज करती है। ऑलमोस्ट सारे मेटल्स में, कंडक्टर्स में ऐसा ही फिगर तुमको देखने को मिल जाता है। अब इसका क्या फ़र्क है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर को या मेटल को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो रेजिस्टिविटी है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। अब क्यों इंक्रीज करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी बात भी कर लेते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि किसी मेटल में या किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, करंट का फॉर्मेशन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से बार बार क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। इससे कोलाइड किया, फिर यहाँ से कोलाइड किया, फिर यहाँ से कोलाइड किया, है ना। तो ये एटम से फ्रिक्वेंटली कोलाइड करते हुए चलते हैं, एटम से टक्कर करते हुए चलते हैं। इनका फ्लो एकदम कॉन्टीन्यूस नहीं होता, इनको एटम से टकरा करके होकर गुजरना पड़ता है। और दो सक्सेसिव कोलिजन का जो समय है, टाइम इंटरवल है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाउ। यहाँ तक हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। हमने क्या तुमको बताया था, उम्मीद का सारे बच्चों को अच्छे से पता होगा। तो दो सक्सेसिव कोलिजन का जो समय है वो होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी में कहते हो शांति काल, अंग्रेजी में कहते हो रिलैक्सेशन टाइम। जब हम इस कंडक्टर को गर्म करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी चीज़ को गर्म करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करने का मतलब होता है तुम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब मैं इसको गर्म करूँगा तो मतलब उसको मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन और एनर्जेटिक हो जाएंगे, पहले से फ्री थे और फ्री हो जाएंगे। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन और एनर्जेटिक हो जाएगा और एनर्जी रिसीव कर लेगा फ्रॉम दिस सोर्स, तो वो इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के साथ बहुत जल्दी कोलाइड करेगा, मतलब मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन करेगा और जल्दी एटम से टकराते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब जो कोलिजन का संख्या है, जो कोलिजन की नंबर ऑफ कोलिजन है, टक्करों की संख्या है, वो बढ़ जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 100 कोलिजन कर रहा था एग्जांपल के तौर पे, तो मान लो शायद वो 200 कोलिजन करे, 300 करे, 400, 1000 करे। और कोलिजन तो रेजिस्टेंस होता है, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। कोलिजन बिल्कुल नहीं होगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो कोलिजन का बढ़ना ही तो रेजिस्टेंस का बढ़ना हुआ। ये कोलिजन ही तो ये इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करते हैं। तो जैसे ही तुम इस कंडक्टर को गर्म करोगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी कोलाइड करेंगे, दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम घट जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, कोलिजन जल्दी करेंगे तो दो कोलिजन के बीच का समय क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और टाउ देखो डिनोमिनेटर में है, टाउ डिनोमिनेटर में है, फिगर अच्छा देख लो फॉर्मूले को। तो अगर मैं टाउ की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ
कि टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो टाउ की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और टाउ की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस सिंपल से बस रिलेशन को समझ जाओ। तो किसी भी मेटल में, किसी भी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये बात बिल्कुल सच है। और कैसे चेंज करेगी उसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लो। एक फॉर्मूला होता है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। देखो टी नॉट को हम कहते हैं, टी नॉट इज एनी रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर हमको रेजिस्टिविटी पहले से पता है। तो टी नॉट एक रेफरेंस टेम्परेचर है जहाँ पर रेजिस्टिविटी कितनी है, रो नॉट है। और जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा के टी किया तो रेजिस्टिविटी कितनी है, रो हो गई, रो टी हो गई। तो ये इनिशियल टेम्परेचर ऐसे कह सकते हो, और ये क्या है, फाइनल है। और ये इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू है और ये फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। और अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, जहाँ अल्फा एक कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये जो अल्फा है ये हर अलग अलग टाइप ऑफ मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जो भी होगा दिया रहेगा, हमें हर अलग अलग मेटल के कंडक्टर के अल्फा को याद नहीं करना है, बस समझते रहो कि अल्फा एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये अल्फा जो होगा वो हर सब्सटेंस के लिए, हर अलग अलग टाइप ऑफ मेटल के डिफरेंट होगा जो हमको दिया रहेगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले से ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो फिर बता दूँ क्या है। जहाँ रो नॉट क्या है, रो नॉट एक किसी नोन टेम्परेचर पर, रेफरेंस टेम्परेचर का मतलब होता है कोई गिवन टेम्परेचर जहाँ पर मुझको पहले से रेजिस्टिविटी पता है कि भाई इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी इतनी है। तो अब आगे बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, 10 बढ़ाओ, 30 बढ़ाओ, 50 बढ़ाओ, 100 बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज करेगी। तो भाई किसी एक इनिशियल वैल्यू पर हमको रेजिस्टिविटी पता होना चाहिए, जिसके बाद हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रो का वैल्यू कैसे चेंज करेगा ये पता कर सकते हो। तो ये वही टी नॉट एक रेफरेंस टेम्परेचर है जहाँ पर हमको रेजिस्टिविटी पता है, और टी वो टेम्परेचर है जहाँ पर हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, और अल्फा एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये सभी के लिए अलग अलग का जो होगा हमको दिया रहेगा। अब अगर मान लो हम ये एज्यूम कर ले कि L/A की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जैसा फॉर्मूला, अच्छा एक बात तो मैं कह दूँ, अगर रेफरेंस टेम्परेचर, अगर कहीं कहीं तुमको ऐसा देखने को मिलेगा कि इफ़ रेफरेंस टेम्परेचर, इफ़ टी नॉट इज इक्वल टू, मान लो मैंने मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर मान लो रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान ले, तो ये फॉर्मूला जो होगा वो मोर कॉमन फार्मूला जो ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं उसमें चेंज होता है 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ कि जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता है, अब आगे बढ़ाने पर क्या होगा वो हमको चेक करना है। ठीक है, और अगर L/A की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान लें, जो जैसा चेंज रो में होगा वैसा ही चेंज आर में भी होगा। तो अगर हम लोग इसको हम लोग बेस मान लें तो हम लोग सिमिलरली आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह सकते हो। तो ये भी एक बहुत कॉमन फार्मूला है जो लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी के जैसा फार्मूला होगा वही रेजिस्टेंस के लिए भी होगा। जहाँ आर नॉट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री को मान लेते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडक्टर का, मेटल का रेजिस्टेंस, और आर टी किसी टी डिग्री सेंटीग्रेड पर 20, 30, 50 जो पूछा जाए उस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, और टी है उसका टेम्परेचर, हमने कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर में बढ़ोतरी करी है वो वैल्यू है। और अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, अगेन अल्फ़ा इज़
called again temperature coefficient of resistance। ठीक है, वहाँ रेसिस्टिविटी था, यह रेजिस्टेंस होगा, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हर कंडक्टर हर अलग अलग मेटल का डिफरेंट होगा, जो भी हमको दिया है। अल्फ़ा के बारे में बस बहुत परेशान नहीं होना है। हाँ, अल्फ़ा में एक बात में ये है, तो अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं होता है, ये भी टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत चेंज करता है, मगर उन सब बातों को, उन सब डिस्कशन को हम लोग फिलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। ओवर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हम मान सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी मेटल में, कंडक्टर में पता कर सकते हैं कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है या उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज करता है, टेम्परेचर के साथ क्या उसका चेंज होता है। और अगर किसी गिवन टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पता है, तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर हम इसे कैसे पता कर सकते हैं, ये हमको ये दो फॉर्मूले अच्छे से बताते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, देखेंगे इनसे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। मगर यहाँ तक पहले करो, फिर आके हम लोग बात करेंगे। ये तो मेटल्स की बात हो गई, तो हम लोग सेमीकंडक्टर्स और एलॉय की बात भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो दोनों भी। ठीक है, जल्दी कर लो इसको। तो चलो बच्चों आगे चलते देखते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर होगा तो उसके रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात, तो हम अगर किसी सेमीकंडक्टर को अगर मैं तुमको अगर बना के दिखाऊं, एग्जांपल तुमको समझाना है कि कैसे चेंज करता है, तो एक फिगर में तुमको बना के दिखा। तो जैसे मान लो हमने एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को लिया। ठीक है, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 4 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बना के दिखाएं, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास के 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके आराम से, शांति से स्टेबल रहते हैं। जैसा कि हम लोग सेमीकंडक्टर में इतना तो पढ़े ही हैं, अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना भी है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग जनरली 2 ही सेमीकंडक्टर की बहुत बात करते हैं, ऐसे होते तो बहुत हैं, लेकिन जो हम बात हमेशा करते हैं इन दोनों की बात कर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एटम को अगर देखा जाए तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास कितना होता है बच्चों, 32। दोनों के ही एटम के पास जो बाहरी शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के, या जर्मेनियम भी कह सकते हो, ये अपने अगल बगल के 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर हम लोग इतना सब जानते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। तो ये जो सिलिकॉन एटम तुम देख रहे हो, कोई भी एक, वो अगल बगल के सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है, और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत रेयरली फ्री मिलते हैं। बहुत रेयरली फ्री मिलेंगे तभी तो रेजिस्टेंस हाई होता है कंडक्टर के कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में। तो कंडक्टिविटी इनकी बड़ी ख़राब है, रेजिस्टेंस इनका बहुत हाई होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि जो R का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, R इज इक्वल टू ml/n e² एटा। अब यहाँ से हम थोड़ा चेक करें कि इस सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पर कंडक्टर का फ़र्क क्या पड़ने वाला है। देखो, हमने एक तुमको पहले कहा कि इसमें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, मतलब n की वैल्यू बहुत कम होती है। तो n अगर बहुत कम होगा तो R की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, और होता भी है। तो सेमीकंडक्टर में भाई शुरुआत में तो n की वैल्यू बहुत कम है और R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरा कंडक्टर है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। अब हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, इसको गर्म करना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। तो गर्म किया, हीट दिया, गर्म टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि जो एटम्स हैं ये अपनी जगह पर, ये जो वाइब्रेशन, इनका वाइब्रेशन मोशन होता है वो बढ़ गया, वो अपनी जगह पर और ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। सिर्फ यही नहीं, पूरे के पूरे एटम, एक काइंड ऑफ उथल पुथल सी मच गई, सारे के सारे एटम्स एनर्जी को रिसीव करने लगे और अपने जगह पर तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। इस घटना को एक नाम भी दिया जाता है, इस घटना को एक
नाम से पुकारा भी जाता है और वो नाम होता है बच्चों थर्मल एजिटेशन। ठीक है, जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी अगर लिख दूं तो इसको ऊष्मीय विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, विक्षोभ का मतलब होता है उथल पुथल, डिस्टर्बेंस कह सकते हो सीधी भाषा में। तो जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे, हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये एटम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और रैंडमली अपने जगह पर मूव तो नहीं करेंगे लेकिन बहुत रैंडमली वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत इनका बढ़ जाएगा। बहुत तेज़ से वाइब्रेट करने से क्या होगा, इनके बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। बॉन्ड्स ब्रेक होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो देखते ही देखते इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिनोमिनेटर में है। अगर n की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सीधी भाषा में बात किया जाए कि कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस बढ़ता था टेम्परेचर के साथ, सेमी कंडक्टर्स में उसका ठीक उल्टा होगा। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कुछ ऐसा ग्राफ इसका देखने को मिलता है। अगर ग्राफ के थ्रू इसको तुमको मैं समझाऊं तो कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, लाइक दैट। ये रो और ये टी। तो रो के साथ टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से सेमीकंडक्टर का चेंज करता है यू में से रेजिस्टिविटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला फिर वही होगा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। इस बात को ध्यान रखना। अब माइनस क्यों लिखा, बहुत जाहिर सी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इस चीज़ को बस ध्यान रखना, पूरा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो सेमीकंडक्टर्स में, अर्धचालकों में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ठीक है, और कैसे घटेगा उसके लिए फॉर्मूला ये फिर वही बात है, जहाँ रो नॉट क्या है, किसी गिवन टेम्परेचर पर, किसी नोन टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी टी नॉट पर, और रो टी क्या है, रो टी है किसी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, जो हमको फाइंड करना हो, जो हमको पता नहीं है, जो हमको निकालना हो। ठीक है, और अल्फ़ा अगेन कांस्टेंट है, नाम वही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द गिवन सेमीकंडक्टर। एक दिए गए अर्धचालक के लिए ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक होगा ये। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फ़ा की वैल्यू है जो हर अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होगी। बस इस बात को देखना कि टी नॉट एक कोई डिफरेंस टेम्परेचर है जहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो नॉट है, और किसी टी टेम्परेचर पर हमसे रेजिस्टिविटी का मान पूछा जाएगा जो हमको फाइंड करना होगा, जहाँ अल्फ़ा कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उस गिवन सेमीकंडक्टर के लिए। और फिर वही बात करो कि अगर मैं, जैसा कि हम लोग मोस्ट ऑल टाइम करेंगे भी, कि फॉर टी नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मान लिया जाए जनरली, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी में चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बार बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग जनरली इस फॉर्मूले को ही बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया। तो दोनों बात से हो, तुम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जो फॉर्म रेजिस्टिविटी के लिए है वही रेजिस्टेंस के लिए होगा, जो फॉर्मूला रो के लिए वही आर के लिए भी होगा अगर एल और ए हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो सिमिलरली आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी, ये है रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेमीकंडक्टर हो, अर्धचालक हो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे होगा, ये उसका फॉर्मूला, ये उसका ग्राफ है। क्यों होगा, तो उसका रीज़न तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर भी डिस्कस करना ज़रूरी है और वो है एलॉय। अब एलॉय क्या होते हैं, तो जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं इनके लिए मैं लिख दूँ तो एलॉय का मतलब होता है बच्चों मिश्र धातु।
ठीक है, जहाँ अलग अलग मेटल्स को या नॉन मेटल्स को हम लोग मिला करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं एलॉय या मिश्र धातु। तो एलॉय पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मिश्र धातु पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे? तो देखो, वैसे तो अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि क्या उसका रिस्पॉन्स होगा, मगर जो एलॉय होते हैं उनका बनाने का मकसद हमारा सिर्फ जनरली इतना होता है कि हम चाहते हैं कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज करे। तो कुछ कॉमन एलॉय जो हम यूज़ करते हैं, जैसे एक बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे, इसका नाम नाइक्रोम, या फिर एक जो पोटेंशियोमीटर में यूज़ करते हो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, ये सब एलॉय हैं। इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो टेम्परेचर के साथ लगभग कांस्टेंट होता है, नो चेंज इन रेजिस्टेंस, या अगर चेंज भी करेगा तो बहुत स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू होगी चेंज करने की। तो हम लोग एलॉय के लिए बात अगर करेंगे तो एलॉय में रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का बहुत कम फर्क पड़ता है। कई 100 केल्विन तक अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे, नाइक्रोम में बहुत हद तक इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस में बहुत मामूली सा चेंज आता है। तो इनके रेजिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं जनरली टेम्परेचर के साथ। तो अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जो वायर वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, विभवापी हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, तो जितने भी वायर बाउंड हमारे क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स हैं, उनमें हम लोग इनका यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर बोलो एलॉय का। अगर कंडक्टर का यूज़ करोगे, समस्या क्या है, कंडक्टर जैसे ही गर्म होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि हम जो तार यूज़ करें उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, ना बढ़ने पाए। तो जहाँ भी तार का हमें यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट वगैरह डिज़ाइन करना होता है, बनाना होता है, वहाँ पर एलॉय का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट न के बराबर चेंज करता है, लगभग कांस्टेंट रहेगा, या चेंज भी करेगा भी तो बहुत हल्का फुल्का, जिसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हमको पता होना चाहिए, मेटल्स या कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर या फिर एलॉय। और अगर किसी को में से इंसुलेटर पे क्या होता है, तो इंसुलेटर के रेजिस्टेंस पर भी बहुत कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बहुत लगभग उसको भी कह सकते हो कांस्टेंट रहता है, खास उसमें चेंज नहीं होता है ना। बस हमको ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, कंडक्टर में क्या होगा, मेटल्स में क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, और एलॉय में कैसे चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स पर कैसे रो या आर चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। अब आगे हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फटाफट पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, इसे कॉपी कर लो पहले। ठीक है, जल्दी। तो अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को कॉम्बाइन करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, वैसे सेल को भी हम लोग कॉम्बाइन करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन कब प्रीफर करते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को कब लगाना चाहिए, यही बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास कुछ सेल्स हैं जिसके ईएमएफ मान लो E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, जिसको कहते हो आंतरिक प्रतिरोध, और इसका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल E2, रेजिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ मान लो E3, रेजिस्टेंस R3, और ऐसे करते करते n सेल है हमारे पास। ठीक है, टोटल n सेल्स आर देयर। ठीक है, अब n की वैल्यू 10, 15, 8, 50 जो भी हो, तो n सेल को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि बस एक लाइन पे सारे के सारे सेल को जोड़ दो। ये मैटर नहीं करता कि प्लस किससे है माइनस किससे, बस जोड़ दो, सभी को हमको प्लस करना है। बस पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए उनके ईएमएफ को हमको साइन के साथ पुट करना होगा। ठीक है, पूरा बताऊंगा, समझो पहले क्या है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है,
एक वायर प्रतिरोध से मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया और इसमें करंट वरेंट हमको सब कुछ फाइंड करना है, कैसे पूरा कहानी क्या होती समझना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम सेल्स को कभी भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, अगर पूरे परिपथ का तुल्य विद्युत भाग बल तुमको ज्ञात करना है कि पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना होगा, इसका E1 है, E2 है, E3 सबको जोड़ दिया है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, बस जोड़ते जा रहे हो, मगर इसकी टोटल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है ई इक्विवेलेंट, वो कुछ नहीं करना है, बस सभी का सीधा सम करना है। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 कहाँ तक जाएगा, ये En तक, सबको ऐड कर दो। उसी तरीके से इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 देख रहे हो ऑफ द सर्किट आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे रेजिस्टेंस को ऐड करते हो वैसे इनको ऐड करते चलो, प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो गया तुम्हारा R है, ठीक है। तो अब जो करंट होगा सर्किट में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, I इज इक्वल टू टोटल EMF निकाल दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En और डिवाइडेड बाई ये R और प्लस सारे रेजिस्टेंस का सम, ठीक है, R है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी की पोलैरिटी चेंज है, जैसे कि इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, सभी को यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। अगर किसी की पोलैरिटी मैंने चेंज कर दिया, जैसे इसकी पोलैरिटी में चेंज कर दूँ, इसका नेगेटिव यहाँ कर दूँ, पॉजिटिव यहाँ कर दूँ E3 वाले का, तो कुछ करना नहीं है, पूरा का पूरा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। बस E3 की जो EMF है वो उसकी वैल्यू माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो E1 प्लस E2 ये क्या हो जाएगा, माइनस E3 हो जाएगा। तो अगर किसी सेल की पोलैरिटी, जिसको हिंदी में कहते हो ध्रुवता, हम लोग रिवर्स कर दें तो क्या फॉर्मूले पे कोई चेंज पड़ेगा, नहीं। फॉर्मूले में सब सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी के EMF को तुमको ऐड करना है। एक बात को ध्यान रखना, अगर किसका हमें बैटरी को रिवर्स कर दिया तो उसमें क्या करना होगा, माइनस कर देना, तो उसके EMF को तुमको नेगेटिव कर देना है। बाकी सब कुछ हमारा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा बाद में कैसा क्वेश्चन बन करके आएगा हमारे पास, लेकिन बस बता दे रहा हूँ कि उस वक्त तक याद रहे कि हाँ सर ने कोई ऐसा कोई बताया था कि किसी भी बैटरी के सेल को रिवर्स ऑर्डर कर दोगे, जो फिगर में दिखाई दे रहा है इसका रिवर्स कर दोगे किसी भी एक सेल को, तो इस फॉर्मूले में उसका EMF विद्युत वाहक बल नेगेटिव हो जाएगा और उसको फिर ऐड कर दो, जो वैल्यू है तुम्हारा आंसर होगा। हाँ, रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस को नेगेटिव मत करना, सिर्फ EMF यानी कि विद्युत वाहक बल को ही नेगेटिव करना है, ठीक है। स्पेशल केस में अगर मान लिया जाए, इन स्पेशल केस अगर मैं मान के चलूँ कि जितने सेल हैं सब के सब आइडेंटिकल हैं, ठीक है, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, ऐसे करते करते En इज इक्वल टू E, सब के सब बराबर EMF वाले हैं। और यही नहीं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R, सभी के सेल क्या है, आइडेंटिकल, मतलब कहने का है सेल्स आर आइडेंटिकल, एक ही जैसे सेल है और एक ही सेल को n सेल को मैं जोड़ दिया, तो ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE बाई R प्लस NR, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस इसको n बार जोड़ोगे n इंटू E हो जाएगा, इसको n बार जोड़ोगे NR हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू NE बाई R प्लस NR, ये फॉर्मूला हमारा होगा। ये फॉर्मूला ज़्यादा फेमस है,
ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन याद रखना कि तभी ऐड करेंगे जब यूज़ करेंगे जब सेल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। नहीं होंगे तो फिर ये तुमको फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन तुमको समझनी होगी। जैसे कंडीशन ये है कि मान लो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, मतलब बाह्य प्रतिरोध जो है ये आंतरिक प्रतिरोधों से बहुत बड़ा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो NR की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेगलेक्ट कर दिया जाए तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N टाइम्स E बाई R मिलेगा, ठीक है। अगर मैं NR को नेगलेक्ट कर दूं तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N इंटू E बाई R। अच्छा, E बाई R क्या था, E बाई R था एक सेल से मिलने वाला करंट, कह सकते हो E बाई R एक सेल से मिलने वाला करंट, और यहाँ पे N इंटू R है, मतलब उसका N गुना मिलेगा। मतलब ऐसे कंडीशन में जितना एक सेल से मिला उससे N टाइम्स ज़्यादा करंट मिलेगी। तो हम तो चाहते ही हैं, हम तो सेल को कंबाइन ही इसलिए करते हैं हमें करंट ज़्यादा मिले, जितना एक से मिलता था उसका 10 गुना मिले, 20 गुना मिले, भाई तो मिल रहा है। तो जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो एक्सटर्नल से तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना फ़ायदेमंद होता है, तुम देख सकते हो। इसका उल्टा अगर हो जाए कि एक्सटर्नल की वैल्यू कम हो जाए और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो जाए, R इज़ वेरी वेरी लेस देन NR, तो अगर R की वैल्यू बहुत छोटी है तो R को छोड़ दो, R को छोड़ दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे तो उससे क्या बचेगा, NE बाई NR, N से N कट जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E बाई R। तो E बाई R का मतलब क्या हुआ कि जस्ट वन सेल इज़ वर्किंग इन द सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि E बाई R का मतलब ये हुआ कि एक ही सेल सर्किट में काम कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या हुआ, तो अगर कभी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल कंपैरिजन में, तो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना बुद्धिमानी नहीं होती है। तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती कि भाई ये तो ओके है, ये ओके नहीं है। तो सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग ज़्यादातर प्रीफर कब करते हैं, हम कब इसको लगाना ज़्यादा चाहेंगे, हमें कब इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो जब सेल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब उनको हमको सीरीज कॉम्बिनेशन मेड करना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि सेल का इंटरनेसेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सटर्नल बहुत कम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कई में जोड़ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना एक सेल से मिलता है उसी के आसपास करंट रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर सेल्स का करंट रेजिस्टेंस बहुत कम है, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो जितना एक सेल से मिलता है उसका कई गुना तुमको ज़्यादा करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ जाननी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग प्रेफर कब करते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पूरी बात है, बातों को समझ लो, क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, जल्दी करो। तो चलो बच्चों फर्स्ट देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन क्या होती है, कैसे करंट फाइंड करते हैं। तो मान लो M सेल हैं, अलग अलग EMF है, इनको E1 R1 E2 R2 E3 R3 और M सेल हैं, इनको हमने किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है, इनको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस कंडीशन में करंट कैसे फाइंड, करंट बाद में फाइंड करेंगे, पहले जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहीं से कहानी देखो आगे बढ़ती है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते करते कहाँ तक जाएगा, 1/RM। ठीक है, मान लो फाइंड कर लिया। नाउ इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्विवेलेंट EMF इज E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस EM बाई RM। ये हमारा थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से R इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, फिर वो यहाँ रखोगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस EM बाई RM तक ऐड कर चलोगे, यहाँ से E इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बट मेक श्योर पहले ये हमको यहाँ से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब ये सब निकल जाएगा तो I की वैल्यू क्या कर दोगे, E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, जैसे करते हो, ठीक है। और जहाँ R क्या है, R क्या होगा भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जहाँ से तुमने इसको इसे या मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जिस पर इस कॉम्बिनेशन को मैंने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कैपिटल R, ठीक है। हमें लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना है। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में 2 सेल वाले बहुत आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये दिखाऊं मैं तुमको कुछ ऐसा, ये 2 सेल हैं और इन्हें हमें मान लो कंबाइन करना है इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। ये E1 R1 और ये E2 R2, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट अगर इसका फाइंड करना है तुमको इस कंडीशन में, अगर 2 सेल हैं पैरेलल में, अगर 3 भी हो तो उसको 2-2 के में ब्रेक करके कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले कर दो। तो E1 R2 प्लस E2 R1 कर दो, E2 R1 कर दो और डिवाइड बाई क्या कर दो, R1 प्लस R2। और रेजिस्टेंस तो पैरेलल में ही है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। बस याद रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों प्लस प्लस हैं तो ये प्लस प्लस रहेंगे, अगर किसी का नेगेटिव यहाँ पर है तो उसका EMF क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। व्हाट दिस पॉइंट ऐसे न्यूमेरिकल में करूँगा तो बताऊँगा अच्छे से कि इसको अप्लाई कैसे कर, बस समझो कि मैं करना क्या है, ठीक। ये सब वही फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला नहीं है, बस इसको दो सेल पे अप्लाई कर दिया गया तो एक थोड़ा सा इस तरीके से बन के आ गया। 3 में बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, इसको यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, मतलब उसका फॉर्मूला नहीं लिखा जा रहा है। 3 वाला बहुत लंबा हो जाएगा, 2 का तो फिर भी ठीक है। बस ध्यान रखना, अगर किसी का EMF का पोलैरिटी बदल दिया जाए, इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाए तो E2 क्या हो जाएगा, माइनस E2 रखाएगा यहाँ पर, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF। अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इफ़ सेल्स आर आइडेंटिकल, मान लो सेल्स अगर आइडेंटिकल हैं, सभी एक जैसे सेल हैं, ER M तक लगा दिया, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला देखो ये आता है, I इज इक्वल टू ME बाई MR प्लस R। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब सेल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। फिर यहाँ पे कंडीशन आएगी, देखना, इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल से बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा होगा, इसको छोड़ दो, कहाँ गया, NR लिख रहा हूँ मैं ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल से बहुत ज़्यादा हो तो छोड़ दो उसको, इसको छोड़ दोगे तो क्या हो गया, ME बाई MR बचेगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में I इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई R। मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक ही सेल के बराबर तो करंट मिल रही, E बाई R, एक ही सेल तो काम कर रहा है, बाकी का तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसको पैरेलल में ऐड करें कोई फ़ायदा नहीं है। किस में जुड़ना चाहिए, सीरीज़ में, ये बताया था कुछ देर पहले। इसका रिवर्स अगर चेक करोगे, इसका रिवर्स अगर चेक किया जाए कि MR इज़ वेरी वेरी लेस देन NR, इज़ वेरी लेस देन R, तो MR को छोड़ दो, MR को छोड़ दोगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्या होगा, M
E/R, मतलब जितना एक सेल से मिल सकता था उसका m गुना ज़्यादा मिलेगा, ये तो चाहते हैं। तो आइडिया इतना ऐसा है कि जब सेल का रेजिस्टेंस कम हो तो उनको सीरीज में जोड़ो, जब सेल का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो उनको पैरेलल में जोड़ो। बस इतनी सी कहानी तुमको याद रखनी है, ठीक है। और मैथमेटिकली उसको ऐसे दिखा सकते हो। अगर सेल का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना फ़ायदेमंद होता है। अगर सेल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनको पैरेलल में अगर जोड़ोगे तो फ़ायदेमंद रहोगे, ठीक है। तो ये एक याद होना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें कब प्रेफर करने हैं, ठीक है। जल्दी से कर लो, मिक्स कॉम्बिनेशन का भी कुछ फॉर्मूला है, करके उसको फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है। जल्दी तो बच्चों थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन को भी समझ लेते हैं, इससे क्या होते हैं फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन कैसा आता है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में हम लोग एक चीज़ मान के चलेंगे, जो सेल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। नहीं अगर है तो इट वुड बी बेटर टू यूज़ किरचॉफ्स लॉ रादर देन एनी फार्मूला। अगर अलग अलग सेल अलग अलग EMF के हैं, ये कुछ है, रेजिस्टेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और है, तो बड़ा उसका एक फॉर्मूला निकालना तो कॉमन सेंस की बात है। अगर जब सब अलग अलग EMF के हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं, तो उसका फॉर्मूला निकालना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होगा। उससे अच्छा होगा हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर लें। लेकिन अगर सेल्स आइडेंटिकल हैं, बात को समझना, अगर सेल्स आइडेंटिकल है, सभी का EMF E है, रेजिस्टेंस R है, सभी का, तो एक फॉर्मूला बन सकता है। तो मान लिया ऐसे करते करते टोटल n सेल्स हमारे पास हैं। ये फर्स्ट रो में n सेल, सेकंड रो में भी n सेल, थर्ड रो में भी n सेल, और ऐसे कैसे करते तुम्हारे पास m रो है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन। और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक रेजिस्टेंस से यहाँ पे ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, दैट इज कैपिटल R। यहाँ जो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स वुड बी, जाहिर सी बात है, m × n, ठीक है। तो करेंट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है बच्चों, I = mne बाई mr + nr, जहाँ m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या होगा, एक रो में नंबर ऑफ सेल, ठीक है। और बाकी कैपिटल R, स्मॉल r और E सब जानते हो क्या है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इन मिक्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, फॉर करेंट टू बी मैक्सिमम, एक कंडीशन की यहाँ बात अक्सर होती है, अगर करंट हम मैक्सिमम चाहें तो किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना सही होगा। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस अगर मैच करता हो तो, कि ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए, NR शुड बी इक्वल टू MR, या ऐसे कह सकते हो कि N/M शुड बी इक्वल टू R/r। तो ये फॉर्मूले का अगर यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो में सेल को अरेंज करें तो करेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्वेश्चंस करेंगे तो और बात हम लोग को समझ में आएगी कि इसका यूज़ करना कैसे है, ठीक है, फाइन। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आज जो मैं सीखा वो था रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो, और सेल्स को कंबाइन करते हैं तो उसका कैसे हम लोग करंट वगैरह फाइंड करते हैं अलग अलग कंडीशन में, और अलग अलग कंडीशन को कब किसको यूज़ करना हमारा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, मॉडर्न फिजिक्स नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट लेक्चर होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस करें ख़त्म करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी और मैं बढ़ाऊँगा अब, क्योंकि हो सकता है कि अब एक दिन में 2-2 क्लास तुमको मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसा मैंने कहा था। टाइम के साथ हम लोग को एक्सेलरेट भी करना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स है क्लास में तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच।